नमस्कार और स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मनोवैज्ञानिक किसी दो चीजों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं? क्या पढ़ाई का समय सच में परीक्षा के अंकों को प्रभावित करता है? क्या किसी व्यक्ति की आदतें उसके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं? इन सवालों का उत्तर पाने के लिए मनोवैज्ञानिक सहसंबंधात्मक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि सहसंबंध क्या होता है, कैसे इसे मापा जाता है और यह हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही हम सर्वेक्षण, अनुसंधान और साक्षात्कार तकनीकों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो विभिन्न सामाजिक और व्यवहारिक शोधों में मददगार होती हैं। तो आइए इस रोचक विषय की गहराई में उतरते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में हम प्रायः पूर्व कथन करने के लिए दो परिवर्तियों के मध्य संबंध का निर्धारण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी रुचि यह जानने की है कि क्या अध्ययन समय की मात्रा विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित है। यह विधि प्रयोगात्मक विधि से भिन्न है क्योंकि इसमें आपको अध्ययन के समय का न तो प्रहसन करना है और न ही उपलब्धि पर उसका प्रभाव देखना है। आप मात्र दो परिवर्तियों के मध्य संबंध जानना चाहते हैं जिससे आप यह जान सके कि क्या दोनों में साहचर्य अथवा सहसंबंध है या नहीं। दोनों परिवर्तियों में संबंध की शक्ति एवं दिशा एक गणितीय लब्धांक द्वारा प्रस्तुत होती है जिसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इस प्रकार सहसंबंध गुणांक तीन प्रकार के होते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। धनात्मक सहसंबंध इस बात का संकेत करता है कि जब एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा तो दूसरे परिवर्त्य का मान भी बढ़ेगा। उसी प्रकार जब एक परिवर्त्य का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटेगा। मान लीजिए यह पाया गया है कि विद्यार्थी जब अध्ययन के लिए अधिक समय देते हैं तो उनमें उपलब्धि लब्धांक की भी वृद्धि होती है तथा यह भी पाया गया है कि जब वे कम अध्ययन करते हैं तो उनका उपलब्धि लब्धांक भी कम होता है। इस प्रकार के साहचर्य को धनात्मक अंक द्वारा दर्शाया जाएगा और अध्ययन एवं उपलब्धि के बीच जितना अधिक सार्थक साहचर्य होगा वह गुणांक 1.00 के उतने ही करीब होगा। आपको +0.85 सहसंबंध गुणांक है मिल सकता है अध्ययन समय एवं उपलब्धि के बीच उच्च धनात्मक साहचर्य का द्योतक होगा। दूसरी ओर ऋणात्मक सहसंबंध हमें बतलाता है कि जैसे ही एक परिवर्त्य x का मान बढ़ता है वैसे ही दूसरे परिवर्त्य u का मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप इस बात की परिकल्पना कर सकते हैं कि जैसे ही अध्ययन समय में वृद्धि होगी वैसे ही अन्य गतिविधियों में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यहाँ आपको जो ऋणात्मक सहसंबंध मिलेगा उसका विस्तार 0 और 1.0 के बीच होगा। यहाँ यह भी संभव है कि दो परिवर्त्यों के बीच कोई सहसंबंध न हो। इसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। शून्य सहसंबंध मिलना प्रायः कठिन होता है। यद्यपि सहसंबंध शून्य के निकट हो सकता है जैसे 2 अथवा 3। यह बताता है कि दोनों परिवों के बीच कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है अथवा दोनों परिवर्त्य एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा अथवा दूरदर्शन पर देखा होगा कि चुनाव के समय यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि मतदाता किस राजनीतिक दल विशेष को चोट देंगे अथवा वे किस प्रत्याशी विशेष के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान लोगों के मत, अभिवृत्ति और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अस्तित्व में आया। इसका मुख्य सरोकार प्रारंभ में विद्यमान वास्तविकता अथवा मूल रेखा का पता लगाना था। इसलिए इसका उपयोग तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जैसे एक अवधि विशेष में साक्षरता की दर, धार्मिक संबद्धता तथा समूह विशेष के सदस्यों का आय स्तर आदि। इसका उपयोग परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, पंचायती राज की संस्थाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की अभिवृत्ति जानने के लिए भी किया गया। यद्यपि अब इसमें परिष्कृत तकनीकों का भी उपयोग होता है जो विविध प्रकार के कारण कार्य संबंधों का पूर्वानुमान करने में सहायता करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। इन तकनीकों में वैयक्तिक साक्षात्कार, प्रश्नावली सर्वेक्षण, दूरभाष सर्वेक्षण तथा नियंत्रित प्रेक्षण आते हैं। यहाँ इन तकनीकों का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है।
लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक चिकित्सक इससे रोगियों के विषय में सूचना प्राप्त करता है। एक नियोजक अपने भावी कर्मचारी से मिलते समय इसका उपयोग करता है तथा एक विक्रीकर्ता यह जानने के लिए एक गृहिणी से साक्षात्कार करता है कि वह एक ब्रांड विशेष के साबुन का ही उपयोग क्यों करती है। दूरदर्शन पर हम मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर साक्षात्कार करते हुए बहुत बार देखते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है? हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, जिसमें एक व्यक्ति प्रायः, जिसे साक्षात्कारकर्ता कहा जाता है, प्रश्न पूछता है तथा दूसरा व्यक्ति, जिसे साक्षात्कारदाता या प्रतिक्रियादाता कहा जाता है, समस्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है जिससे तथ्यपरक सूचनाएं, अभिमत तथा अभिवृत्ति एवं व्यवहार विशेष के कारण आदि प्रतिक्रियादाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। यह आमने सामने किया जाता है, किंतु कभी कभी यह दूरभाष पर भी संपन्न होता है। मुख्य रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के हो सकते हैं: संरचित या मानकीकृत एवं असंरचित या अमानकीकृत। यह अंतर इस बात पर आधारित होता है कि हमने साक्षात्कार के पहले कैसी तैयारी की है। चूंकि हमें साक्षात्कार के समय प्रश्न पूछने होते हैं, इसलिए प्रश्नों की सूची पहले से ही बना लेना आवश्यक होता है। इस सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। संरचित साक्षात्कार उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न स्पष्ट रूप से अनुसूची में एक क्रम में लिख लिए जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों की शब्दावली में अथवा उनके पूछे जाने के क्रम में कोई भी परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। कतिपय दशाओं में उन प्रश्नों की प्रतिक्रियाएं भी पहले से ही उल्लिखित रहती हैं। इन्हें अमुक्त प्रश्न कहते हैं। इसके विपरीत असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पूछे जाने वाले प्रश्नों की शब्दावली तथा प्रश्नों के पूछे जाने के क्रम में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है। चूंकि प्रतिक्रियाएं पूर्व उल्लिखित नहीं होती, इसलिए प्रतिक्रियादाता जैसे चाहता है वैसे उत्तर देता है। इनको मुक्त प्रश्न कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के स्तर के संबंध में जानना चाहता है, तो वह पूछ सकता है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रतिक्रियादाता जैसे चाहे वैसे उत्तर दे सकता है। किसी साक्षात्कार में प्रतिभागियों की निम्न संयुक्तियां साक्षात्कार दशा में हो सकती हैं। व्यक्ति से व्यक्ति इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। व्यक्ति से सुमह इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों के एक समूह का साक्षात्कार करता है। इसका एक भिन्न रूप फोकस समूह विमर्श होता है। समूह से व्यक्ति यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। जब आप नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपको इस प्रकार के साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है। समूह से समूह ऐसी दशा में साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह साक्षात्कारदाताओं के एक समूह का साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करना एक कौशल है जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता यह जानता है कि प्रतिक्रियादाता को कैसे सहज रखकर इष्टतम उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जिस प्रकार उत्तर देता है उसके प्रति साक्षात्कारकर्ता संवेदनशील रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सूचना देने के लिए खोजबीन करता है। यदि प्रतिक्रियादाता अस्पष्ट उत्तर देता है तो साक्षात्कारकर्ता उससे उपयुक्त एवं मूर्त उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार सूचनाओं को गहराई से प्राप्त करने में सहायता करता है। यह परिस्थितियों के अनुसार लचीला एवं अनुकूलित होता है और इस विधि का उपयोग प्रायः तब किया जाता है जब कोई अन्य विधि संभव अथवा पर्याप्त नहीं हो। इसका उपयोग बच्चों के लिए तथा अशिक्षितों के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता जान सकता है कि क्या प्रतिक्रियादाता प्रश्नों को समझता है अथवा दोहराने या दूसरी तरह से कहने की आवश्यकता है। यद्यपि साक्षात्कार में समय लगता है, प्रायः किसी एक व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने में एक घंटे का अथवा अधिक समय लग सकता है, जो लागत प्रभावी नहीं हो सकता है। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। हमेशा याद रखें,
जो आप देख रहे होते हैं वह हमेशा आपकी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। खुले मन से चीजों को समझने की कोशिश करें और आप अधिक सीखेंगे।